Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and I am here to help you in your studies of TGT English. This is a special class for TGT English. आज मैं आपके लिए सेकंड सीरीज लेकर आई हूँ। इसके पहले हमने जो पहली सीरीज पढ़ी थी वो थी विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पिछली बार टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन क्वेश्चंस के आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें। हम लोगों ने इसके पहले 25 क्वेश्चंस पढ़े थे पहली सीरीज में, तो आगे के जो 25 है वो आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शो अ रीइनेक्शन ऑफ। जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स थे आपने पढ़ा था 1 से लेकर के 126 तक 1 to 126, वो जनरली किस से रीइनेक्शन शो करते हैं? तो जनरल फिलोसफी ऑफ लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद अ डार्क लेडी। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स जो थे 154 सोनेट्स थे इन टोटल, जिनमें से 1 to 126 यानी कि सोनेट नंबर 1 से 126 तक उन्होंने एक अननेम्ड, इनका कोई मेल फ्रेंड था, कंसिडरेबली इनसे छोटा था, इनसे यंगर था, उसको इन्होंने एड्रेस किए थे। तो चूंकि ये अननेम्ड था, हमें नहीं पता है कि उस यंग नोबल मैन का क्या नाम था, लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि कोई एक मेल फ्रेंड था जो कि यंग था, नोबल मैन था, उसे विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट नंबर 1 टू सोनेट नंबर 126 ये सारे सोनेट एड्रेस किए हुए थे। तो जब एड्रेस किए थे तो उसमें कहीं ना कहीं उसको ही मेंशन किया था, अपने रिलेशंस को मेंशन किया था। तो पर्सनल रिलेशनशिप इनकी जो उसके फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ में थी, उसको इन्होंने इन सोनेट्स में मेंशन किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। ठीक है, ये पर्सनल रिलेशनशिप विद द यंग रिच पैट्रन अच्छी तरह से याद रख लेंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि जो ये यंग रिच पैट्रन था, ये एक यंग नोबल मैन था जो अननेम्ड फ्रेंड था, यानी उसका नाम कहीं भी विलियम शेक्सपियर ने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम शेक्सपियर के सोनेट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोई भी जो सोनेट होते हैं उसमें दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस, उसमें 14 लाइंस होती है, लेकिन जो शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर है वो 3 क्वार्टिन एंड अ कपलेट का होता है। यानी कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे? 3 क्वार्टिन पढ़ते हैं, 3 क्वार्टिन एंड 1 कपलेट। ठीक, 3 उसमें क्वार्टिन होती है और 1 कपलेट होते हैं। तो जो क्वार्टिन होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, ऐसे देखिए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये 3 क्वार्टिन हो गए। 4 लाइन को क्वार्टिन बोलते हैं। और लास्ट में एक कपलेट, कपलेट मतलब 2 लाइंस का। तो अब टोटल हम काउंट करेंगे, 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये आपके तीन क्या होते थे? क्वार्ट्रेन होते थे, इनको क्वार्ट्रेन बोलते हैं। और ये जो एक होता था ये आपका कपलेट होता था। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क लेडी अपियर्स इन द सोनेट्स ऑफ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिकतर लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। आई थिंक आपको भी इसका आंसर मालूम होगा, विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे उसमें ही डार्क लेडी को मेंशन किया था विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इनमें कौन शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? तो देखिए आप, पहला है टाइटस एड्रोनिकस। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि टाइटस एड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है। हेमलेट भी है। ठीक है, इसके बाद है एडवर्ड द सेकेंड और रिचर्ड III। तो इनमें से एडवर्ड द सेकेंड ये विलियम शेक्सपियर का प्ले नहीं है, इसको आप
अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। तो किसका है? ये है क्रिस्टोफर मार्लो का। ठीक है, ये भी अगर आप जब यहाँ पे ये नोट करेंगे कि एडवर्ड द सेकंड इनका नहीं है, तो किसका है? ये है क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो का दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी। जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो एक एडॉप्टेशन है एक लैटिन कॉमेडी का। वो लैटिन कॉमेडी क्या है? ठीक है, तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है नोवम ऑर्गेनम, या फिर है फिलोस्ट्रेटो, या फिर है कर्सर मंडी, या फिर है मिनैक्मी। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनैक्मी। ठीक है, इसको नोट्स बनाते समय आप बहुत अच्छे से इस नोट डाउन करेंगे, और मेरे हिसाब से आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। टफ वर्ड है मिनैक्मी, ये आपका वर्ड है। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी। तो मिनैक्मी वाज अ लैटिन कॉमेडी, ये एक लैटिन भाषा की कॉमेडी थी। ठीक है, इसी को अडॉप्ट किया है द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लासिकल सोर्स होते थे जो कि प्लॉट जिनसे निकालते थे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ऐसे प्लेस लिखे हैं क्लासिकल सोर्सेज जिनसे लिए हुए हैं। तो उनमें से ये आपकी एक रोमन कॉमेडी है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका मिनैक्मी है, ये आपने पढ़ा कि एक लैटिन कॉमेडी तो है, लेकिन ये क्या है? ये रोमन कॉमेडी है, और प्लेटस ने लिखी थी। प्लेटस ने लिखी थी, ये नाम भी आप लर्न कर लीजिए। Plaus, प्लेटस, written by प्लेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रिस। विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो यूथफुल पोएम्स लिखी थी, पहले तो वीनस एंड एडोनिस, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वीनस जो थी वो गॉडेस ऑफ लव थी, एंड एडोनिस एक यंग मैन था। इन दोनों में लव होता है, तो ये भी एक प्रकार की यूथफुल पोएम है, लव पोएम है, और दूसरा ल्यूक्रेसी। तो विलियम शेक्सपियर ने इन दोनों पोएम को किसको डेडिकेट किया है? तो आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लर्न करेंगे, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सीधे सीधे लर्न कर लीजिए कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो यूथफुल पोएम्स थी, या फिर वीनस एंड एडोनिस जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, एक लव पोएम है, और ल्यूक्रिस ये किसको डेडिकेट की थी? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक है, और इनका नाम भी आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हेनरी रोथेस्ले भी लिखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अर्ल तो थे ही, बट इनका जो नाम था वो क्या था? हेनरी रोथेस्ली। ठीक है, हेनरी रोथेस्ले इनका नेम था। तो आपको अगर नेम एग्जाम में आएगा तो आप याद रखेंगे कि शेक्सपियर ने अपनी वीनस एडोनिस किसको डेडिकेट की थी? हेनरी रोथेस्ले को। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वहां पे वीनस एंड एडोनिस के साथ में ल्यूक्रिस भी लिखा हो। ये दोनों इसमें इस क्वेश्चन में साथ में हो सकता है, अलग करके भी पूछा जा सकता है, नेम से पूछा जा सकता है, या डेजिग्नेशन से भी पूछा जा सकता है। तो आप या तो ये लर्न कर लीजिए कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, आगे डैश करके नोट कर लीजिए हेनरी रोथेस्ले, तो आपको लर्न रहेगा हमेशा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। अब टाइम के हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन सी जो ट्रेजेडी थी वो किस टाइम में लिखी गई है। तो जो जूलियस सीजर अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वो कब की है? द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, इनके बीच में, यानी हिस्ट्रीज के बाद की है, और जो ये ट्रेजेडीज लिखी गई हैं उनके पहले की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। ठीक है, तो पहला तो फैक्ट आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है कि वो थर्ड चाइल्ड थे। ठीक है, जो पहला है वो आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वो थर्ड चाइल्ड थे, तो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय इसको नोट कर लेंगे कि वो थर्ड चाइल्ड थे। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इट में बी अ क्वेश्चन। अब किसके थे? तो यहाँ पे दो नाम दिए हुए सारे ऑप्शंस में, तो बट नेचुरल सी बात है, एक फादर और एक मदर का नेम है। तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन
ये इनके माता पिता का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी, आपने सबसे पहले इनके माता पिता का नाम और इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की होगी, तो उसमें जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम है एंड मैरी ऑर्डन वाज हर मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, कौन से प्ले में, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्लेज में हम लोग ये लाइन्स को पाते हैं? क्या है भाई लाइन? देयर नीड्स नो घोस्ट, किसी घोस्ट बोले तो भूत, देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, किसी घोस्ट की जरूरत नहीं है, आप ग्रेव से बाहर आइए और बताइए, बताइए मतलब बताइए कि वास्तव में क्या हुआ था। तो ये कब कब और किसने कहा होगा कि ग्रेव से बाहर आइए और खुद बताइए? ग्रेव से बाहर कौन आएगा? जो ऑलरेडी मर चुका है। ठीक है, तो ये आपका हेमलेट का सीन है। और कब का सीन होता है यहाँ पे? इस लाइन को जो है होरेसियो कह रहा होता है हेमलेट से, पहले ही एक्ट में सीन 5 की बात है। होरेशियो कहता है हेमलेट से कि हेमलेट, चूंकि हेमलेट मर चुका है, कि किसी घोस्ट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, तुम आओ, कब्र से निकलकर बाहर आओ और बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये बताना था, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। तो इन विच प्ले, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेमलेट। हेमलेट आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है। ठीक है, हेमलेट एक रिवेंज कॉमेडी है। एक बात तो आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो हेमलेट है एक रिवेंज कॉमेडी है। तो आप इसको भी आप नोट कर लीजिए भाई, रिवेंज, सॉरी कॉमेडी नहीं बोलेंगे, ट्रेजेडी बोलेंगे इसको, रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अक्सर पूछते हैं कि कौन सी ट्रेजेडी, तो आपको पता है बट कैसी ट्रेजेडी है, तो ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हेमलेट। हेमलेट का एक नाम ये भी है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको आप ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन डैश करके हेमलेट नोट कर लेंगे। ऐसा क्यों है? इसको एक बोलते हैं इट इज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल सेंसिटिविटी। हेमलेट जो है वो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। हाँ, एक ये भी फैक्ट है इसके बारे में, तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लेंगे कि हेमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले है, सॉरी लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। हेमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर है। ठीक, तो एक तो ये फैक्ट है। दूसरा जो फैक्ट आपको नोट करना है वो ये है कि इट इज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल सेंसिटिविटी। ठीक, रिफ्लेक्शन आपने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है, एक वर्ड आप और सीखेंगे, मॉरल सेंसिटिविटी, तो इसको भी आप नोट करेंगे, मॉरल सेंसिटिविटी। स्टार्टिंग में बच्चों याद रखना कि स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाते समय जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर, जितना ज्यादा फैक्ट्स को आप समझ लेंगे, एक एक क्वेश्चन की आप बिल्कुल बाल की खाल निकालते हुए एक एक फैक्ट को समझ रहे होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उस एक क्वेश्चन से बनने वाले 4 क्वेश्चंस को भी आप साथ में ही पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने सिर्फ ये रट लिया ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, हेमलेट था, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड ट्रेजेडी ऑफ मॉरल सेंसिटिविटी भी है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इस तरह से सारे फैक्ट्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। अर्ली प्लेस का मतलब हो गया कि जब शुरुआत में लिखे गए थे, तो शुरुआत के जो प्लेस थे वो लगभग 1590-1595 की बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 1590-1595 ये वो टाइम है जिस समय विलियम शेक्सपियर ने, हम कहते हैं, लिखना शुरू किया था, या जो प्लेज लिखना शुरू किया था, तो अर्ली प्लेज आपके उसी टाइम के जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा था वीनस एंड एडोनिस, तो ये आपने बहुत शुरुआत में लिखा था। रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये भी इन्होंने बहुत शुरुआत में लिखा था। ठीक है, तो ये उसी टाइम का लगभग है, क्योंकि इन्होंने जो ये पब्लिश हुए थे वीनस एंड एडोनिस, तो ये हुए थे 1593 में।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1590 और 1595 के बीच का ही टाइम है ये। तो ये वो था आपका अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर का टाइम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा। ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जो अपना जूलियस सीजर है वो किस पर बेस्ड किया था, उनके ही एरा के टाइम पर, उनके एरा बोले तो टाइम बोल सकते हैं, उनके ही एरा की कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई थी, उन इंसिडेंट्स पर बेस्ड था। विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी, वो कौन सी इंसिडेंट हो सकती है, वो क्या हो सकती है। तो आप सीधा सा लर्न कर लीजिए कि द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स। ठीक है, तो जो शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखी थी प्रोबेबली मान के चलिए लगभग 1601 के लेट में लिखी थी। और इस प्ले में शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे रखे थे जब उनके यहाँ रिबेलियन एक विद्रोह होता है ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स, वास्तव में यह घटना घटी थी। और सॉरी, ड्यूक ऑफ एसेक्स का जो रिबेलियन हुआ था उस घटना को उन्होंने कहीं ना कहीं अपना प्लॉट बनाया था और उसी इंसिडेंट से रिलेटेड बेस इन्होंने जूलियस सीजर लिखा था। तो ड्यूक ऑफ एसेक्स के खिलाफ एक रिबेल चला था, वो इनका एक मेन बेस बन गया था जूलियस सीजर के लिए। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रियल इंसिडेंट। ये रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स कोई स्टोरी नहीं है, कोई प्ले नहीं है, ये वास्तविक घटना है जो उस समय घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टॉफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। जो शेक्सपियर ने हेनरी फोर्थ लिखा था तो उसमें ये जो चार चीजें लिखी है, इनमें कौन सिंपल, नोवी, कॉम्प्लेक्स या कैरिकेचर, इनमें कौन सा जो विकल्प है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है जॉन फाल्स्टाफ के कैरेक्टर को। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह का कैरेक्टर था। ये एक कॉमिक कैरेक्टर था, ठीक है, हेनरी फोर्ड में था। अगर आपको नहीं पता है कि हेनरी फोर्ड का ये कैरेक्टर है तो सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि हेनरी फोर्थ में एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है जॉन फाल्स्टाफ। ठीक है, आप केवल कुछ क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, आप सारे फैक्ट्स पे देखिए। अगर आपको नहीं पता, इफ यू नो दैट इट इज बेटर, बट इफ यू डोंट नो यू शुड नो इट। जॉन फाल्स्टाफ, ठीक है, हेनरी फोर्थ में एक कैरेक्टर था जॉन फाल्स्टाफ। अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि ही इज कॉमिक कैरेक्टर हु प्लेज द कोवर्ड फॉर द सेक ऑफ द मॉन्स्टर्स कैरिकेचर ऑफ वैलर। वो एक कोवर्ड है जो कि एक कैरिकेचर, कोवर्ड बोलते हैं एक डरपोक टाइप का कैरेक्टर है और एक प्रकार का कैरिकेचर है। तो सिंपल तो नहीं हो सकता और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, एंड कैरिकेचर इज द राइट आंसर। कैरिकेचर एक प्रकार का कॉमिक या हास्यास्पद या इरोनिकल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है कैरिकेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टामैंड एंड कॉर्लिनस अपीयर। ये वोल्टामैंड किससे लिए गए हैं और कॉर्निलस किससे लिया गया है, तो ये हैमलेट से लिए गए हैं। ठीक है, हैमलेट पे, इसमें आप नोट कर लीजिए हैमलेट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगर आपने हेमलेट पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि वोल्टामेंट और कॉर्लेनियस जो थे वो कोर्टियर्स थे। कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, ये दरबारी थे इन द प्ले हेमलेट में, जिनको जो किंग क्लॉडियस था वो नॉर्वे भेजता है। आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एक बार जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को हाईलाइट करेंगे, इस बात पे ध्यान देंगे बहुत ज्यादा कि किंग क्लॉडियस इन दो दरबारियों को, वोल्टेमेंट को और कॉर्नेलियस को, ये जो दो कोर्टियर्स थे इनके दरबार में, उनको कहाँ भेजता है, नॉर्वे। और किस लिए भेजता है, टू परसुएट द किंग, कि राजा को वो परस्यू करे, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फोर्टिनब्रस फ्रॉम अटैकिंग, कि राजा जो अटैक करने वाला था, जो नॉर्वे का राजा अटैक करने वाला था, वो अटैक ना करे, उससे पहले जाके उसे कन्विंस करो। तो जो दो दरबारियों को भेजा था
किंग क्लॉडियस ने नॉर्वे भेजा था, नॉर्वे वहां के राजा को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम अटैकिंग। वो दो जो दरबारी थे, कोर्टियस थे, उनका नाम था वोल्टेमैन एंड कॉर्नेलियस। तो ये सीधी सी बात है, किंग क्लॉडियस किस में था, आप सभी जानते हैं, हेमलेट में था, तो हेमलेट इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हेमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। अब देखिए कौन सा ये जो आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये एक्चुअल में स्टेटमेंट है, बट किसके बारे में है हमें देखना है, किसको ये सूट करता है, टू विच कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को ये सूट करता है। तो क्या है, इसको पढ़ते, द टीडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। द टेडियस वाइसेकर, कौन किसको बोला गया है कि वो टीडियस वाइसेकर था, जो मिडल्स हिज वे टू हिज डूम, जो अपने रास्ते को ही अपने डूम में ले जाता है, यानी कि अपने पतन की ओर ले जाता है, अपनी बर्बादी की ओर ले जाता है। तो ये किसके लिए कहा गया था, ये कहा गया था हेमलेट के लिए। ठीक है, हेमलेट के लिए कितनी सारी बातें कही गई हैं भाई। ठीक है, क्या कहा गया था, द टीडियस वाइसेकर हु मिडल्स हिज वे टू हिज डूम। ठीक है, ये करेक्ट एक डिस्क्रिप्शन है हेमलेट के लिए, हेमलेट के कैरेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट इज साइलेंस। ओके, देयर दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। किसके लास्ट वर्ड्स थे ये, डेथ के पहले लास्ट वर्ड्स थे, तो किसके भाई ये थे, तो ये वर्ड्स थे हेमलेट के। ठीक है, आपको पता है हेमलेट जो है वन ऑफ द ग्रेट फोर ट्रेजेडीज है, इसलिए जो फोर ये ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, इन सबसे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो द रेस्ट इज साइलेंस, यानी कि अब जो बचा है वो कुछ नहीं बचा है, वो तो सिर्फ साइलेंस बचा है, क्योंकि आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता है, ना कहने को ना सुनने को। जिसकी डेथ हो जाती है वो कुछ कहता भी नहीं है और कुछ सुनता भी नहीं है। तो द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स सेड बाय हेमलेट इन शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। ठीक है, जब जो हेमलेट था वो मरने वाला था, वो अपनी डेथ बेड पे था, उसको पता था कि अब वो बहुत समय तक जिंदा नहीं बचेगा, अब उसकी मृत्यु होने वाली है। तो उस समय उसने ये बात कहे थे। और ये जो वर्ड्स हैं ये क्या प्रकट करते हैं, क्या रिवील करते हैं, उसके एक नोबल कंसर्न को रिवील करते हैं, कि उसका एक अच्छा दिल था, कुछ वो अच्छा सोचता था, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम के लिए अच्छा सोच रहा था। और कहीं ना कहीं उसका ये नोबल जो कंसर्न था वो इसके इस स्टेटमेंट से पता चलता है। तो क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये कि द रेस्ट इज साइलेंस, जो ये है ये इसका स्पीकर कौन है, हु इज द स्पीकर, तो कौन स्पीकर है, हेमलेट स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन विच प्ले, कौन से प्ले में ये स्टेटमेंट जो है वो है, तो वो प्ले का नाम भी एक्चुअल में हेमलेट ही था, तो ये हो जाएगा आपका हेमलेट। और एक तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है द रेस्ट इज साइलेंस, ये क्या रिवील करता है, क्या बताता है, कैसा कंसर्न बताता है, तो ये उनका नोबल कंसर्न बताता है, इसमें कहीं कोई कंस्पिरेसी या कहीं कोई बुरी भावना छिपी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियर प्ले इज। जो शेक्सपियर का प्ले था उसमें मैकबेथ की पत्नी का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं मैकबेथ की पत्नी का कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया गया था, मैकबेथ की पत्नी को हर जगह लेडी मैकबेथ के नाम से जाना गया था। ठीक है, वहां पे जहां जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। जब लेडी मैकबेथ आएगा तो आप समझ जाएंगे मैकबेथ की पत्नी का नाम आ रहा है यहाँ पे। वहां पे कहीं पे भाई लेडी मैकबेथ नाम तो नहीं हो सकता, कह दिया कि लेडी मैकबेथ मतलब मिस वाइफ ऑफ मैकबेथ, बट कहीं पे भी उनका नाम मेंशन नहीं किया गया है। कॉर्डेला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, किंग लियर में था। कैल्पुर्निया वाइफ ऑफ ब्रूटस आपने जूलियस सीजर में पढ़ा होगा। और डेसिडेमोना मैंने कल ही इसका जिक्र किया था, डेसिडेमोना ओथेलो, जिस ओथेलो की बिलव्ड थी, है ना। और मैंने ओमकारा मूवी को भी एक मेंशन किया था और मैंने बोला था करीना कपूर ने इस किरदार को निभाया है डॉली नाम से, इसमें डॉली नाम है। तो डेसिडेमोना ये आपका ओथेलो का है, कैल्पुर्निया आपका जूलियस सीजर में है, और कॉर्डेला आपकी किंग लियर में है, जो किंग लियर की सबसे छोटी और सबसे अच्छी बेटी थी। तो नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, और अगर लिखा भी होता तो लिखा होता लेडी मैकबेथ, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। सबसे पहले कौन सोनेट को इंग्लैंड लेकर आया, सर थॉमस यार्ड।
दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। सर थॉमस यार्ड थे जो सबसे पहले इंपोर्ट करके लाए थे सोनेट को इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर? ओन्ड बाय शेक्सपियर यानी कि ये ओनर थे, ये इनकी खुद की थी, निजी थी। वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, उनके मास्टरपीस सबसे पहले परफॉर्म किए थे। अब सोचने की बात है कि ये जो ऑथर्स होते थे, जब ये प्लेज लिखते थे, ये इसमें एक्टिंग भी करते थे और एक्टिंग करने के लिए थिएटर्स की जरूरत होती थी। तो अगर कोई ऑथर ऐसा है जिसका खुद का थिएटर है, तो जाहिर सी बात है कि उनके मास्टरपीस सबसे पहले वही परफॉर्म होंगे। तो इनमें से कौन सा थिएटर कंपनी है जो विच वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर ओन करते थे, वॉज ओनर ऑफ दोज कंपनीज, तो वो कौन सी थी? वुडेनो, ग्लोब, रोज या कर्टिन? सभी लोग जानते हैं ग्लोब थिएटर का नाम, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो ग्लोब थिएटर के ओनर थे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ गॉड, हाउ weary, stale, flat and unprofitable seems to me all the uses of this word। कह रहे ओ गॉड, हे भगवान, कितना थकाऊ, कितना बुरा, कितना फ्लैट, कितना बेकार सब कुछ मुझे दिखाई देता है। अब सोचो ये कितनी ज्यादा पैसिमिस्टिक लाइन है, पैसिमिस्टिक लाइन है कि संसार में जो भी कुछ दिख रहा है सब कितना बुरा बेकार सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन सबका यूज ही क्या है, सब कुछ बहुत बुरा सा लग रहा है। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो अटर दीज वर्ड्स? कौन सा ट्रेजिक हीरो ये कहता है? तो ये कौन कहता है? हैमलेट। फिर से हैमलेट का क्वेश्चन आ गया है ये। ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट इज द राइट आंसर। इसका आप एक्ट जरूर नोट करेंगे, एक्ट टू सीन टू, एक्ट टू और सीन टू लर्न कर लेंगे। हाउ वेरी, आप बहुत ज्यादा स्टेटमेंट पूरा ना भी पढ़े तो आप इतना पढ़ सकते हैं, हाउ वेरी स्टेट फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, किसने बोला था? तो ये बोला था हैमलेट, ये हैमलेट की लाइन है और एक्ट टू सीन टू की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हैमलेट का जो फर्स्ट सोलिलोक्वे है, सोलिलोक्वे क्या होता है, अब इसको भी आप समझ लीजिए लगे हाथ। ठीक है, सोलिलोक्वे के क्या होता है, जब कोई कैरेक्टर अपने आप अकेले में कोई स्टेटमेंट देता है, यानी वो स्टेटमेंट किसी से कह नहीं रहा होता है, द लिसनर इज नॉट प्रेजेंट देयर, वहां पे कोई लिसनर प्रेजेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं सोलिलोक्वे। तो ये हैमलेट की पहली सोलिलोक्वे है। हैमलेट इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज लेट फादर, हैमलेट के पिता खत्म हो चुके हैं और अपने पिता की मृत्यु पर वो विलाप कर रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, तब वो ऐसा बोलता है। ही इज सो ग्रिव्ड, वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ही इज सो सैड बाय हिज फादर्स डेथ। उसको लगता है कि अब वो भी मर जाए, ही विशेस टू डाई, वो मरना चाहता है। और जब उसको लगता है इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, उसको उस समय ऐसा महसूस होता है, तब वो ये कहता है, हाउ वेरी स्टेट फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, कि मुझे तो इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता, सब कुछ बेकार दिखाई देता है, हे भगवान ये कैसा संसार है। तो ये हैमलेट कहता है एक्ट टू सीन टू में, और ये हैमलेट की पहली सोलिलोक्वे है। अगर पूछा जाए कि ये सोलिलोक्वे का एग्जाम्पल है और फर्स्ट सोलिलोक्वे है, ये भी बात अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन, जो क्रॉनिकल प्लेज थे वो 16वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसको ऐसे ही आप लर्न कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से कोई एक है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ऑथर्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप सब बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। हैमलेट आपने पढ़ रखा है, द टेम्पेस्ट ये भी आपने पढ़ रखा होगा, जूलियस सीजर भी आपने पढ़ रखा होगा, एक तो बचा कौन सा, डॉक्टर जेकॉल एंड मिस्टर हाइड। ठीक है, तो ये किसका है, ये है R.L. स्टीवेंसन। ये भी आप अगर आप इसका ऑप्शन लर्न कर रहे हैं, इसका जो सही आंसर है डी है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, ये लर्न कर लेंगे कि R.L. स्टीवेंसन ने इसको लिखा हुआ था। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय, कॉमेडी ऑफ एरर्स किसने लिखी थी भाई, कॉमेडी ऑफ एरर लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। कॉमेडी ऑफ एरर, जब आप विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ते हैं तो उस समय आप द कॉमेडी ऑफ एरर्स को भी पढ़ते हैं,
बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और जनरली ये उनके अर्ली वर्क्स में काउंट किया जाता है, यानी कि उनके जो शुरुआत के वर्क जो उन्होंने लिखे थे उसमें इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ एग्जैक्ट डेट ऑफ कंपोजिशन, जो एग्जैक्ट डेट है वो तो अननोन है, लेकिन इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1594 में। तो ये एक फैक्ट इसके बारे में, ये आप नोट कर लेंगे। 1594 में द कॉमेडी ऑफ एरर को फर्स्ट परफॉर्म किया गया था, नहीं सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था? ग्रेज इन में। ये भी आपका एक सीधे रिलेट क्वेश्चन बनता है, ग्रेज इन, ग्रेज इन। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, द कॉमेडी ऑफ एरर वॉज परफॉर्म्ड इन वेयर? ग्रेज इन। दूसरा, द कॉमेडी ऑफ एरर इज रिटन बाय तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और इन 1594 इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम शेक्सपियर हैज सोब्रिक्वेट एज, इन्हें क्या कहते हैं भाई? सभी लोग जानते हैं, बार्ड ऑफ एवॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप सबका आंसर ये सही हुआ होगा। बार्ड ऑफ एवन इनका सोब्रिक्वेट बोलते हैं। और सोब्रिक्वेट क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। सोब्रिक्वेट क्या होता है? सोब्रिक्वेट होता है निकनेम। निकनेम आप पढ़ते हैं ना, निकनेम। तो विलियम शेक्सपियर का निकनेम था बार्ड ऑफ एवन, तो इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट? इनमें से किसने अपनी जो राइटिंग जो थी वो लिखना सबसे पहले शुरू किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, या पीजी वुडहाउस ने? तो आप जब इसका अभी पहली सीरीज में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि कौन इनमें से सबसे ज्यादा जिन्होंने अर्ली वर्क लिखे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो अकॉर्डिंग टू डीओबी, अगर हम डीओबी की बात करें तो विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए थे। विलियम शेक्सपियर हुए थे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखते, ये हुए थे 1564 में, यानी 1564 आप समझ सकते हैं। और इस 1616 में ये खत्म हो गए थे। जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो 1608 में थे, जॉन मिल्टन थे 1600। अब सीधे सीधे देखिए यहाँ पे शताब्दी बदल रही, 15 से 16 हो गया। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो 1770, 1770, 1770, देखिए 16 से 17 हो गया। ठीक है, पीजी वुडहाउस को बात करेंगे 1881, 1881। तो बिल्कुल बट नेचुरल सी बात है कि 1564 सबसे अर्ली टाइम था। तो जिनका जन्म इतना अर्ली हुआ था तो उनकी राइटिंग ही सबसे पहले हुई होंगी, बट नेचुरल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर। अच्छा, एक बात समझिए, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, आप एक क्रम याद कर लीजिए, 15, 16, 17। इसमें पीजी वुडहाउस को आपको नहीं लर्न करना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, बट आप याद करिए शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। तो 15, 16, 17 जो आपके विलियम शेक्सपियर हैं 15 वाले हैं, जॉन मिल्टन 16 और विलियम वर्ड्सवर्थ 17। 1564, 1564, इसके बाद 1770 और विलियम वर्ड्सवर्थ का, और पीजी वुडहाउस का 1881। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये देखिए टीजीटी 2004 में पूछा भी गया था, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। जिस समय आप ये तीनों को एक साथ पढ़ रहे, भले ही हम ये सीरीज विलियम शेक्सपियर पर पढ़ रहे, फिर भी अगर हम इस बात को पढ़ते चलते हैं कि जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करते चलिए। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन 1770, 1770 में। नेक्स्ट, हेमलेट्स क्वेश्चन। हेमलेट का एक क्वेश्चन था, क्या था? टू बी और नॉट टू बी, मतलब ऐसा हो या ऐसा ना हो, ऐसा हो या ऐसा ना हो। तो मीन्स क्या मीन है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, क्लॉडियस को मारा जाए या ना मारा जाए, या फिर टू किल जर्ट्यूड और नॉट टू किल हर, जर्ट्यूड को मारा जाए या ना मारा जाए, टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, ओफेलिया को से शादी करे या ना करे,
ओफेलिया से शादी करे या ना करे, टू लिव और टू डाई, जिंदा रहे या मर जाए। तो यहाँ पे सही आंसर है डी। जो हेमलेट का क्वेश्चन था टू बी और नॉट टू बी, ये सिर्फ इस बात के लिए था टू लिव और टू डाई। ये एक कन्फ्लिक्ट, एक जो एक प्रकार का जो माइंड में कन्फ्लिक्ट बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन सी बन जाती है, उसको शो किया गया है। इज वेदर, ये जो क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, इज वेदर इट वुड बी बेटर फॉर हिम टू लिव और टू डाई। वो इतना परेशान होता है, वो कहता है कि क्या मेरे लिए बेहतर होगा, मैं जीऊं या मरूं, मतलब मेरे लिए जीना बेहतर है या मरना बेहतर है, मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये जो एक स्पीच है, जो ये फंक्शन है विद इन द प्ले, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये हेमलेट के हेजिटेशन को एक्सप्लेन करता है टू डायरेक्टली एंड इमीडिएटली अवेंज हिज फादर्स मर्डर। क्योंकि आप आगे जब आप डिस्कवर होता है एक्ट में कि अपने पिताजी की जो हत्या होती है, इनके पिता की हत्या होती है, उसका ये बदला लेना चाहता है, तो एक उसके मन में एक बात, एक हेजिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि जो व्यक्ति बदला लेना चाहेगा वो जिंदा रहना चाहेगा, लेकिन जो व्यक्ति बहुत दुखी है वो ऐसी स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है कि मैं इसको देखने के लिए जिंदा क्यों हूं। ठीक है, तो वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। दो स्थितियां हैं, पहला वो अपने पिता की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो कहता है कि मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ उसका माइंड ये भी बोलता है कि यू हैव टू अवेंज, तुम्हें बदला लेना है। तो उसके मन में क्या क्वेश्चन आता है, टू बी और नॉट टू, मतलब ऐसा हो कि ना हो, ऐसा हो कि ना हो, तो क्या हो या ना हो। तो उसका सही आंसर है टू लिव और टू डाई, वो जिए या फिर मर जाए, जिए या फिर ना जिए। टू लिव और टू डाई इज द राइट आंसर हियर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी सेकंड सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो पहले की क्लास की तरह आप इसको भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और प्लीज मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।